बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से ख़बर है और वो ये है कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। जो चंद मेन लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, और जो लोग मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा आते रहे, या जिन्हें आप फेस कहते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनमें से एक शौकत नवाज़ मीर साहब हैं। इनकी मुज़फ़्फ़राबाद में किताबों की एक दुकान है और इनको बतौर लीडर आगे लाया गया था अवाम की जानिब से, और ये अवाम के मुतालबात के हक़ में डटे हुए थे। शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं पे रूपोश थे। जब छापे मारे जा रहे थे, इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी, तो रावला कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ओहदेदारान ने शौकत नवाज़ मीर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब आप पहुँचें और रावला कोर्ट में आएँ। यहाँ पे अवाम जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है, ताकि यहाँ से हम कोई लायामल बनाए और आगे की तरफ अगर मार्च करना है या आगे बढ़ना है तो वो कार्रवाई की जाए। अब शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ से निकले और फिर उन्होंने रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये अलग अलग रास्तों से आ रहे थे, कुछ खुफिया उनको जाना पड़ रहा था। फिर रास्ते में उन्होंने एक जगह के ऊपर, क्योंकि जगह जगह नाके लगे हुए आप जानते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये खबर भी बाहर आ गई थी कि शौकत नवाज़ मीर साहब को रावला कोर्ट में बुलाया गया और वो वहाँ पहुँचेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुतहर्रिक हो गई थी। तो शौकत नवाज़ मीर साहब जो हैं वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने पहले एक घर में पनाह लिए, वहाँ पे छापा पड़ा। फिर बताया जाता है कि वो एक और घर में चले गए थे, वहाँ पे भी छापा पड़ा, और उसके बाद वहाँ पे वो नहीं मिले तो फिर शौकत नवाज़ मीर साहब जंगल वाली साइड पे चले गए, जिसको कस कहते हैं वहाँ की ज़बान में, या नाला, या वहाँ से पानी गुजरता है, पीछे एक जंगल है। और वो जो मनाजिर हमने देखे हैं उनकी गिरफ़्तारी के, वो बड़े खौफनाक हैं। गिरफ़्तारी के वक्त के जो मनाजिर हैं, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, दूर से बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बॉर्डर खुल गया। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस किस्म की फायरिंग की गई है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया हो। शेलिंग भी की गई, फायरिंग भी की गई, और अब कंफर्म इतलात नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ था। बाद में ये खबर आई कि शौकत नवाज़ मीर साहब को जंगल में से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबैना तौर पे उनको एक गोली लगी है बाजू में। ये जो लोग खबरें दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने यह दावा किया। पूरे इलाके का जो है वो इंटरनेट पहले ही बंद है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे क्रैकडाउन ऑपरेशन हो रहा था शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के लिए। और जितनी गोली चलाई गई, मैं हैरान हो रहा था वो आवाज़ें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहाँ पे, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजर थे। बहरहाल शौकत नवाज़ मीर साहब को ज़ख्मी हालत में मुबैना तौर पर गिरफ़्तार किया गया। उनके एक साथी जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हुए जो उनके साथ थे, और सुनने में आ रहा है एक और शख्स भी साथ, उनका जो साथी था वो गिरफ़्तार हो गया। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये बता रही हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब को गिरफ़्तार करने के बाद आज़ाद कश्मीर से बाहर ले जाया गया। अब आज़ाद कश्मीर से निकालेंगे तो रावलपिंडी लेकर जाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर में शौकत नवाज़ मीर साहब नहीं हैं, ये आज़ाद कश्मीर का मीडिया क्लेम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जैसे ही उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा तो वो उन्हें लेकर निकल गए और आज़ाद कश्मीर की हदूद फौरी तौर पर छोड़ दी। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है कि इस तहरीक का एक मेन आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लग गया। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, या जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि ये किसी ने गद्दारी की है और अंदर से किसी ने खबर दी है, मुखबरी की है शौकत नवाज़ मीर की, जिसकी बुनियाद पे वो गिरफ्तार हुए। अगर ये मुखबरी ना होती तो वो रावला कोर्ट पहुंच जाते। शौकत नवाज़ मीर साहब अगर रावला कोर्ट पहुंच जाते तो सिचुएशन हुकूमत के लिए शायद और मुश्किल हो जाती, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। अब उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमने उन्हें बुलाया था, वो हमारे कहने पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है और अब रावला कोर्ट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस ने तरदीद कर दी है कि शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पर, तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जिस शख्स को गिरफ्तारी डाल दी जाए फिर उसको मंजर आम पे लाना पड़ता है, उसे किसी ना किसी अदालत में पेश करना पड़ता है। अब शौकत नवाज़ मीर एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो कश्मीर से गिरफ्तार हो जाते और पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल देती तो पुलिस को उन्हें अदालत में पेश करना पड़ता, और इस मौके पर पूरा शहर बाहर आ जाता, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ जाते। तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उनकी गिरफ्तारी को छुपा दिया गया
और ये दावा किया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया। तो अब इस वक्त कुल मिला के सूरत हाल ये है कि शौकत नवाज मीर साहब ज़ख्मी भी हैं मुबैना तौर पर, और वो जबरी तौर पर उन्हें गुमशुदा किया गया है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हदूद से उन्हें बाहर ले जाया जा चुका है। ये है जनाब शौकत नवाज मीर साहब की सूरत हाल। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे शौकत नवाज मीर साहब से कोई बयान भी दिलवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिन्हें पकड़ा गया, फिर गन पॉइंट पे उनसे कोई बयानात दिलवाए गए और उनके बयानात को नशर भी किया गया। तो बहुत मुमकिन है कि शौकत नवाज मीर साहब से भी गन पॉइंट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए, लेकिन उस स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं होगी, कश्मीरी पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम में से अगर बाकी लोग मारे जाएं या पकड़े जाएं, फिर भी आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी, आप अपनी तहरीक चलाते रहें और अपने हुकूक के लिए डटे रहें, खड़े रहें। तो नाज़रीन, पुलिस ने फिलहाल तरदीद कर दी है। और एक और चीज़ जो पता चली वहाँ पे जो मुज़ाहिरीन है उनकी जानिब से, कि वो कहते हैं जी ड्रोन्स भी आते हैं। अब वो लोकेट करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जासूसी करने के लिए आते हैं, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी आज़ाद कश्मीर में धरने वालों के खिलाफ किया जा रहा है और क्रैकडाउन की एक तैयारी की जा रही है। बल्कि वहाँ तकरीर करते हुए जो मुज़ाहिरीन है उन्होंने कहा कि जनाब हमारे ऊपर क्रैकडाउन के लिए फोर्सेस लाई जा रही हैं, तो अच्छा है आप हमारे ऊपर क्रैकडाउन करें ताकि आप एक्सपोज हो जाएं और हमारे लिए भी अगले रास्ते खुल जाएं कि हम अपने एहतजाज को वुसअत दे सकें, आगे बढ़ा सकें। अब ये एक दुकानदार है शौकत नवाज मीर, ये कोई बहुत अमीर आदमी तो है नहीं, कोई बहुत जायदाद वाला आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान नहीं है, कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं है। गुमनाम राहों में मारा भी जाएगा अपने लोगों के हक़ के लिए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा कोई नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या कोई बहुत बड़ा सरदार है या कोई बहुत बड़ा वडेरा है या कोई बहुत बड़ी ज़ात पात का आदमी है जिसकी बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत सारा कुछ उसके पास है। आम आदमी है, गरीब आदमी है, लेकिन गरीब के हुकूक के लिए खड़ा हुआ था। तो देखें इसको कैसे निज़ाम निशान इबरत बनाता है, आपको आने वाले दिनों में अभी पता चल जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा शदीद रद्दअमल दे रहे हैं इस गिरफ़्तारी पे और वो बहुत गुस्से में है। लगातार वो हमें राब्ते कर रहे हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ख़ुद भी वो इसके बारे में पूछगछ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मामला बहुत बढ़ेगा। तो अब कुल मिला के ऐसा दिखाई देता है या तो शौकत नवाज मीर साहब को लंबे अरसे तक जबरी तौर पर लापता रखा जाएगा, जैसा कि रिजवी बरादरान को रखा गया। दोनों भाई जबरी तौर पे लापता है, आज तक पता नहीं चला उनका। 7-8 महीने हो गए दोनों भाइयों की समझ ही नहीं आ रही गए कहाँ पे। हालांकि तहरीके लब्बैक के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया था। फिर ये 2 भाई थे अनस और साद, ये दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब हैं। या तो इस तरह गायब कर दिया जाएगा या फिर जो मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों की मुलाकात हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने, एक ऑफिसर ने उन लोगों को ये कहा कि ये 4 लोग तो अब नहीं बचते, इनके तो ऑर्डर आ गए हैं और इन 4 लोगों को तो मारा जाएगा। एक उनमें मेहरान है, एक उमर नज़ीर हैं, एक और हैं, एक शौकत नवाज मीर हैं। तो इनके बारे में ये दावा किया गया था कि इनको मार दिया जाएगा। इनके चारों के सरों के ऊपर जो है वो 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो अब देखना ये कि क्या किया जाता है। शौकत नवाज मीर साहब फ़िलहाल तो वो उनकी ज़िंदगी जो है उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि जबरी तौर पे लापता रखना है लंबे अरसे तक, या शौकत नवाज मीर साहब की जान को नुकसान पहुंचाना है, या उनसे कोई स्टेटमेंट जारी करवाना है। ये फ़ैसला तो फिर वही लोग करेंगे जिनके हाथ में वो हत्थे, जिनके वो चढ़ गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी शदीद इसके ऊपर रद्दअमल भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों की नादरीन एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खानम और नौरीन न्याज़ी, इन्होंने बार बार जाके पुलिस को भी बताया वहाँ पे कि जनाब हम आ गए हैं, जेल की इंतज़ामिया को भी बताया कि हम आ गए हैं, नौरीन न्याज़ी की मुलाकात की बात की गई थी, आप अंदर से पूछ के इनकी मुलाकात करवा दें। लेकिन इमरान खान की बहन नौरीन न्याज़ी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये दावा कहाँ से आया, ये अलीमा खानम ने बिलाखिर सच बोल दिया। उन्होंने कहा जी जिस दिन हम 26 नंबर के ऊपर एहतजाज कर रहे थे और हमारे साथ कुछ अरकान असम्बली भी मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ पे हमें 26 नंबर पे रोका गया था। उस दिन मोहसिन नकवी ने रब्ता किया था बैरिस्टर गौर से और बैरिस्टर गौर ने हमें बताया था कि जी मोहसिन नकवी ये कह रहा है कि आप एक दरख्वास्त लिख दें सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, नौरीन न्याज़ी साहिबा, तो हम नौरीन न्याज़ी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान साहब से। जिस पे वकला ने उस वक्त कहा कि दरख्वास्त लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक हुक्मनामा जारी कर रखा है, तो अदालती अहकामात मौजूद है, कोई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं, आप मुलाकात करवाएं। तो तब से लेकर अब तक मुलाकात नहीं करवाएगी। मुझे लगता है कि टाइम गेनिंग टैक्टिस था
कि थोड़ा सा वक्त हासिल किया जाए, थोड़ा बजट पास करवा लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा भी देखें बजट पास हो गया खैबर पख्तूनख्वा का भी, और वो कह रहे थे कि हम बजट के ज़रिए से दबाव डालेंगे। ये बड़ी कमज़ोरी थी, मुझे ऐसा लगता था कि बजट के ज़रिए दबाव डालना तो बहुत कमज़ोरी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतने ताकतवर लोग हैं, बजाय कि ये बहुत बड़ी एक तहरीक खड़ी करते, नौजवानों को साथ जोड़ते। बेशुमार नौजवान हैं, वो तहरीक खड़ी कर सकते हैं। नौजवान तंग भी बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग तंग आए पड़े हैं। किसान हो जाए, ट्रेड यूनियंस हो जाए, मजदूर हो जाए, मेहनत कश कोई भी हो जाए, सारे तबकात ही परेशान है, सरकारी मुलाजमीन परेशान है, नौजवान तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तालिब इल्म परेशान है। तो ऐसे में कोई तहरीक खड़ी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी, तहरीक खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम बजट को इस्तेमाल करेंगे दबाव के लिए, वो भी नहीं कर पाए, और बजट भी पास हो गया, पूरे साल का बजट पास हो गया, जो वफाकी हुकूमत को चाहिए था उसी तरह का बजट पास हो गया। बहरहाल इमरान खान साहब की मुलाकात, ये ड्रामा ही एक निकला, मुलाकात नहीं करवाई गई बाद में, और अलीमा खानम ने और उनकी बहन नौरीन न्याजी ने आज ये साबित भी किया कि वो आई भी मुलाकात करने के लिए। कहा जी आज मुलाकात नहीं करवाई, रात गए उन्होंने धरना ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते हम फिर आएंगे। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते मुलाकात होती है या नहीं होती। हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज किया हुआ है कि जो दरखास्तें आई हैं कैद तन्हाई वाली, वो सुन्नी भी हैं या नहीं सुन्नी। अगर तो कैद तन्हाई वाली दरखास्तें सुनी जाती हैं, अच्छा नैब इसके अंदर बड़ा बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रहा है। हालांकि नैब का ये केस ही नहीं है, ये केस तो जेल के अमले का है। नैब का इस केस से क्या ताल्लुक है? नैब ने केस लड़ा, इमरान खान साहब को सजा हो गई, सजा क्या हुई उसके ऊपर केस है कि जनाब हमें सजा सुनाई कुछ और गई है और दी कुछ और जा रही है। यानी सजा सुनाई गई है कि जेल में रखा जाएगा, सजा दी जा रही है कि कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये मामला तो जेल का और मुद्दइयों का है, इसमें नैब का तो किरदार ही खत्म हो गया। लेकिन नैब बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है, हम हैरान होते हैं देख के, क्योंकि नैब को आपको पता है पीछे से चाबी मिलती है, वो चाबी पे ही चलते हैं, जैसे उन्हें चलाया जाता है वैसे ही वो चलते हैं। बहरहाल वो भी फैसला महफूज है, वो फैसला जब सामने आता है तो हमें आइडिया हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आपको कई मरतबा फजलुर रहमान साहब के बारे में ये बताया कि वो बड़े अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी बातचीत भी कर लेते हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी आवाज़ भी उठा लेते हैं कभी कभी। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ और बार बार बताता हूँ कि फजलुर रहमान साहब सिस्टम है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, खुद सिस्टम है, और वो सिस्टम के बगैर कभी भी नहीं जी पाएंगे। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ कभी भी उसूली नहीं होता, फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। तो इस मरतबा उन्होंने बड़ी अच्छी वसूली की, उनको आइडिया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद हो गया, और बिलावल कहते हैं जी हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी हमारा इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने पहले आज़ाद कश्मीर की बात की, फिर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करवाने की बात की, फिर वहाँ पे जो एहतजाज हो रहा था उसको रुकवाया, फिर उनके लोगों के साथ रब्ता वाब्ता किया, और यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा ऊपर लेकर आए। जैसे ही वो अपनी पोजीशन को ऊपर लेकर आए तो वसूली होगी कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद करवा देते हैं, आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लें और आप आज़ाद कश्मीर के करता धरता बन जाए, वजारतें शदारतें भी मिल जाएंगी। कश्मीर कमेटी की वजारत तो हमेशा फजलुर रहमान साहब के पास रहती थी माजी में, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मिली है। तो फजलुर रहमान साहब ने इसको कबूल किया और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, जो प्रोग्राम था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो हमारा मुआहदा सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ, उस पर एक प्रोग्राम हुआ। अब तो मुआहदा ही ख़त्म कर दिया इंडिया ने। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो दोनों नहीं आए, कुछ वज़रा वगैरह आए, कुछ गैर मुल्की भी आए। तो पाकिस्तान का पानी जो है भारत रोक कर बैठा हुआ है, भारत पानी छोड़ नहीं रहा। और यहाँ मेरे पास एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 मशरकी दरिया थे वो तो हमने इंडिया को दे दिए थे इस मुआहदे के तहत, जिनमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है। जो मगरबी 3 दरिया थे वो हमारे थे, जिनमें सिंध है, झेलम है और चनाब है। अब उन दरियाओं के ऊपर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है, और मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां वो कर रहा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से भारत अपने मंसूबे बना रहा है, किस पानी पे? जो पाकिस्तान का है। यानी हमारे देखें ना हुक्मरानों का फ़र्क और भारत के हुक्मरानों का फ़र्क। हमारे हिस्से के पानी के ऊपर भारत बिजली बना के अपने शहरियों को सस्ती बिजली दे रहा है, जबकि हम अपने हिस्से पे पानी पे बिजली बनाने की बजाय अपने फ्रंट मैनों के जरिए से IPPs लेकर आते हैं, और उन IPPs को हम बिजली ना बनाने के पैसे देते हैं। अंदाज़ा करें तो तरक्की कौन करेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हमें तो एक तो बिजली मिलती नहीं है, मिलती है
तो आईपीपीज के जरिए मिलती है, और आईपीपीज की बिजली दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और मजे की बात यह है कि आईपीपीज हमें 1 यूनिट बिजली देते हैं और 4 यूनिट के पैसे लेते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट रख के किए हैं। और ये कारनामा किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, और ज्यादा कारनामा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ही है। पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। तो नाजरीन, इंडिया हमारे पानियों को रोक रहा है और हमने अभी तक उनका सांस नहीं बंद किया। यानी हमारा दावा है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, तो अभी तक इंडिया का सांस नहीं बंद किया। वहाँ से आने वाले पानी को बांध बांध के भारत कंट्रोल कर रहा है। हालांकि हम ये कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। आधी शारक पे तो पहले ही, आधी से ज़्यादा शारक पे इंडिया का हाथ है। बाकी जो रह गई है उस पर हमने लड़ाई डाल दी है, और वहाँ से जो पानी आता है उसको इंडिया रोकना शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अभी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं ये लोग, पूरा जोर लगाकर काम करना चाहिए। दुनिया भर के ममालिक में इस मामले को उठाना चाहिए। यूएन में जाके उठाएं, हर फोरम के ऊपर इस मामले को उठाएं। और अगर आपको कहीं सख्ती करके, नरमी करके, कुछ भी करके, आपको डिप्लोमेसी करके अपना पानी खुलवाना है, जैसे भी हो, और इंडिया से अपने पानी का हक हर हाल में आपने वापस लेना है। अब इजाफी बिजली पाकिस्तान में है नादरीन। इस वक्त जो हमारे पास आईपीपीज है ना, उनकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये लगभग 40,000 मेगावाट से भी ज़्यादा की है। हमारी ज़रूरत उतनी नहीं है, बहुत थोड़ी है। लेकिन फिर भी लाहौर समेत पंजाब में हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ लोड शेडिंग हो रही है। और पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर 2 घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद वो लाइट चली जाती है, और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी लाइट चली जाती है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि जनाब, एक तो आप बिजली इतनी महंगी देते हैं, फिर आपने बिजली इतनी ज़्यादा बना ली है और उसके पैसे आप हमसे लेते हैं, फिर भी आप लोड शेडिंग करते हैं। यानी जो कौम कैपेसिटी पेमेंट दे रही हो उसके ऊपर लोड शेडिंग करना, तो सजाए मौत हो जानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप पैसे पता कौन से दे रहे हैं कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, हम आपको इजाफी पैसा देते रहेंगे, और आपको लाने का मकसद यह है कि हमारी ज़रूरत की बिजली कभी भी ख़त्म ना हो। यह मकसद था ना आईपीपीज को लाने का, कि जितनी हमें बिजली चाहिए हमने उससे ज़्यादा कैपेसिटी लगा ली है, जितनी हमें चाहिए होगी आपसे खरीदा करेंगे, और जो आप नहीं बनाएंगे उसके हम आपको पैसे देंगे। वो कैपेसिटी पेमेंट हम उन्हें अभी भी दे रहे हैं। अगर वो 1 यूनिट बिजली ना बनाए ना, फिर भी हम अगर उनको 100 मेगावाट का लगाया हुआ ना, तो 100 मेगावाट के पैसे हम उनको देंगे। पैसे हम उन्हें दे रहे हैं, और लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है, दबा के हो रही है। 10 साल पहले जब ये खानदान नारे लगाता था, दावे करता था, जनाब हम पाकिस्तान से लोड शेडिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, आप हमें हमेशा याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं कितना एहसान कर दिया है। और आज आप देखें ना किस तरीके से इन्होंने लोड शेडिंग का एक मरतबा फिर बाजार गर्म कर दिया है। शेख रशीद ने कहा था कि कोई बिजली खरीदने के काबिल भी नहीं रहेगा, लोग अपने मीटर उतरवा लिया करेंगे। नाजरीन, एफबीआर की सूरत हाल यह है कि 1000 अरब का शॉर्टफॉल हुआ है एफबीआर में, 1000 अरब का शॉर्टफॉल। और मजे की बात यह है कि चेयरमैन एफबीआर